ऑफ हेल्थ साइंसेस के एमडीकैट टेस्ट का जो 2022 का पेपर था उसका ऑलरेडी पार्ट 1 हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट 27 क्वेश्चंस को पिक किया था। और अभी हम पार्ट 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस अटैम्प्ट को या इस सॉल्यूशन को करने का यहाँ पर बेसिक मकसद जो है, एक तो ये भी आपको पता होना चाहिए है कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स का पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें एक दूसरी चीज़ भी आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए है कि इस सॉल्यूशन का बेसिक मकसद जो है स्टूडेंट्स को ऐसे क्वेश्चंस की तरफ क्लियरेंस देनी है, जिसमें जो नॉर्मली एग्ज़ाम लेवल पर जो पेपर सेटर्स हैं वो बनाते हैं, और उससे लेफ़्ट राइट भी आपको पता चल सकता है कि किस तरह से क्वेश्चन जो है मुख्तलिफ लेवल के बनाए जा सकते हैं। सो क्विकली वी मूव टूवर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर, जहाँ पर हमने किया था पिछले क्वेश्चन में पेपर में हमने 149 क्वेश्चन तक किया था। ठीक है, वी स्टार्ट विद दी क्वेश्चन नंबर 150। सो क्वेश्चन नंबर 150 में यहाँ पर जिस पॉइंट पे क्वेश्चन बनाया गया है, there is actually the parallel combination that resistors of 5 ohm and 10 ohm are connected in parallel. If the potential difference across the 5 ohm resistor is 20 volts, the current through 10 ohm will be. ये क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा फाइन की गई है यहाँ पर, एंड बहुत तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि बेसिकली जब आप पैरेलल कम्बिनेशन में रेजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं, सो इसमें इस तरह आपके पास सर्किट बनता है, दिस इज़ R1, दिस इज़ R2। ठीक है, और लेट्स से मैं इसको 5 ओहम कंसिडर करता हूँ, इसको 10 ओहम, और जो 20 वोल्ट्स है तो ज़ाहिर है अगर वो 20 वोल्ट्स इसको प्रोवाइडेड है तो हमें पता होता है कि पैरेलल में जो पोटेंशियल है वो अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स रिमेन सेम। तो ये 20 वोल्ट है, और इसका बेसिक मतलब यह है कि 20 वोल्ट की टोटल सप्लाई प्रोवाइड की गई है। बट वेरी टेक्निकली इन्होंने ये वाला सेंटेंस यूज़ किया हुआ है, ये वाला फिगर। सो ऑब्वियसली 10 ओहम के लिए भी 20 वोल्ट का सप्लाई अवेलेबल है। सो आई ऑफ 10 एम्पेयर, 10 ओहम का जो करंट है उसको मालूम करने के लिए V/R2 हम करेंगे, और वो बन जाएगा 20/10। जवाब हमारे पास आएगा 2 एम्पेयर। ठीक है, इट्स एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बट वेरी ब्यूटीफुली डिज़ाइंड। ठीक है, और जब चैप्टर का तो आपको पता चल गया होगा, दिस इज़ दी करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 151, अ हेलीकॉप्टर ऑफ वेट W ascending with zero acceleration, the upward force F on it is। सो इस केस में जब ये ज़ीरो एक्सेलरेशन की टर्म यूज़ हुई है, तो ज़ीरो एक्सेलरेशन का मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, और असेंड कर रहा है, सो ऊपर की तरफ इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो अपवर्ड और डाउनवर्ड जो फोर्सेस हैं दे आर गिविंग नथिंग। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस हैं, इसी वजह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास जो इसका ऑप्शन आएगा दैट विल बी, सो वो हमारे पास F इज़ इक्वल टू W होगा। और वजह क्या है? क्योंकि नेट फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है। अगर मैं अपवर्ड फोर्स F करता हूँ तो नीचे वाली फोर्स जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगी। तो एग्जैक्टली इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तभी जाकर F माइनस W जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा। यहाँ पर फिर ये जो वर्ड यूज़ किया गया है अपवर्ड वाला, इसकी जगह नेट फोर्स भी पूछा जा सकता था, और उस वक्त आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होता उस वक्त ये होता, ठीक है, कि नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो उस वक्त एफ की वैल्यू ज़ीरो होती। लेकिन चूंकि यहाँ पर अपवर्ड फोर्स के बारे में क्वेश्चन किया गया है, सो इस वजह से आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो पिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, ऑल दो इट्स एन एप्लीकेशन, एंड मतलब मैं ये कंसिडर करूँगा कि ये एक रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है, तो इसलिए स्टूडेंट को रीड करने से कुछ ऐसा रिजल्ट मिल सकता है कि वहाँ पर उसको ऐसी गलती हो उसको से हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दैट अ साउंड वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, दैट इज टू विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड रिमेन्स अनचेंज। तो इसमें एक अगर इक्वेशन आपके लिए मैं सामने लिख दूँ, V इज इक्वल टू एफ लेमडा। नॉर्मल केसेस में जब हम क्या करते हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ हम अप्रोच करते हैं इन टर्म्स ऑफ साउंड, या लाइट की हम बात करते हैं, तो उस वक्त ये स्पीड जो है ये वेरी करती है, और उसका बेसिक रीज़न जो है वो ये वेवलेंथ की वेरिएशन होता है। ठीक है,
सो कौन सा करेक्टर यहाँ पर? अब ज़ाहिर है यहाँ पर आपके पास जो सिचुएशन आ रही है उसमें वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी, ज़ाहिर है वेवलेंथ भी चेंज होगा जिस तरह मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। पिच जो है, दिस इज़ द थिंग विच इज़ रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, मतलब ज़्यादा पिच तो फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि पिच जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के। तो इस वजह से चूँकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है ये अनचेंज्ड होती है, ठीक है, इस वजह से पिच वाली इफेक्ट क्वांटिटी जो है ये अनचेंज्ड होगी। बाकी एम्पलीट्यूड में भी चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है, और क्वालिटी में भी चेंजेस आ सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। सो रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, बट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, फॉर एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू केबल्स ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस बोथ द करंट and voltage must be low. The current must be low and the voltage high. Both the current and voltage must be high. The voltage must be rho zero and current low. The voltage must low and current high. तो इस केस में ये जो चीज़ हमारे पास आती है बी वाला ऑप्शन, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। जो कि नॉर्मली हमारे जो ट्रांसफार्मर्स हैं या जो हमारे स्ट्रीट्स में जो हमें या घरों में हमारे जो वोल्टेज सप्लाई होती है, जो बिजली सप्लाई होती है, सो वो हाई वोल्टेज वाला लाइन्स होती हैं और उनमें करंट की वैल्यू कम होती है, ठीक है, जिसकी वजह से लॉस फैक्टर्स जो हैं लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से कम हो जाते हैं। तो बेसिकली वोल्टेज का मतलब यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, सो दिस इज़ एक्चुअली दी दिस टर्म डब्ल्यू बाई क्यू, दी एनर्जी अवेलेबल फॉर द चार्जेस। तो अगर आप करंट की वैल्यू ज़्यादा कर देंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट्स की वजह से सिचुएशंस जो है वो गड़बड़ हो सकती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अनदर रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से पिक किया गया है। एंड वी कैन आल्सो लिंक इट टू दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि उसमें भी एक तरह से ट्रांसफार्मर के थ्रू जो पावर सप्लाई की जाती है हाउसेस को, तो उसमें भी ये पॉइंट को एड्रेस किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जहन में रखें, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, instantaneous velocity is greater than average velocity, instantaneous velocity is zero, instantaneous velocity is equal to average velocity, instantaneous velocity is less than average velocity। तो ये बात जहन में रहे कि अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म के चेक पॉइंट्स यहाँ पर रखते हैं जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को आप चेक कर रहे हैं, और लेट्स से यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड की वैल्यू है, यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड है, इधर भी 10 मीटर पर सेकंड है, और ये कार जो है ये इस डायरेक्शन में जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो इसकी सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ जो हैं जो आप मेजर कर रहे हैं वो 10 मीटर पर सेकंड आ रही है। इसकी एवरेज वैल्यू भी इतनी आपको मिलेगी, और इस वजह से ऐसी सिचुएशन जिसमें ये दोनों बराबर हो जाएं, वी एवरेज और वी इंस्टेंटेनियस, तो ये रिज़ल्ट करती है किसको, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, ठीक है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है ये कौन सा बनेगा, ये वाला ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दिस इज़ अगेन रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन, और चैप्टर 3 फोर्स एंड मोशन से ये मटेरियल पिक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 155 है, एवरी पार्टिकल ऑफ अ रोटेटिंग डिस्क मूव्स विद कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट टेंजेंशियल वेलोसिटी, कांस्टेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट लीनियर मोमेंटम। इसमें आप देखें कि लीनियर मोमेंटम जो है वो P इज़ इक्वल टू एम वी है, इसी तरह से टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो V है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट S है। इन सब चीज़ों की मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह पर उस पॉइंट की लेट्स से ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, और इस पॉइंट पर मिसाल के तौर पर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एक पॉइंट यहाँ पर है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद इसकी ये पोजीशन हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी, तो इसकी जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन में भी चेंजेस आ रही हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में भी चेंजेस आ रही हैं, लीनियर मोमेंटम में भी क्या होगी, चेंज आएगा। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी और कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी इसमें भी चेंज आएगा। सो द ओनली थिंग विच यू आर रिमेंड विद एज कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, और उसकी वजह क्या है, क्योंकि ओमेगा जो है वो थीटा बाई टी के बराबर है, ठीक है, और एक ख़ास डायरेक्शन में रोटेट करते वक्त ओमेगा की वैल्यू टोटली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे वो करती है। सो इस वजह से ओमेगा जो है वो आपके पास क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। इट्स अगेन अ रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन, चैप्टर 5 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन से ये क्वेश्चन पिक किया गया है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है।
एक बात यहाँ पर मैं जिक्र कर दूँ कि क्वेश्चंस की बनावट इस चैप्टर की, इस बुक की, सॉरी इस पेपर में काफ़ी अच्छी की गई है। ठीक है, बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। अ प्रोटॉन ऑफ चार्ज 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम इज मूव्ड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 volts. द एनर्जी गेन्ड बाय द प्रोटॉन इज। ठीक है, तो इसमें सिंपल हमारे पास जो एनर्जी है, या हो सकता है यहाँ पर आपको कैनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी जाती या यू दिया जाता, तो वो किसके बराबर होता है? यू इज इक्वल टू क्यू वी। तो क्यू आपके पास है 1.6 into 10 raised to power minus 19, और लेट्स से मैं इसको कूलम, ज़ाहिर है इसका यूनिट ये कूलम के साथ आएगा, और वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? 20 वोल्ट्स जूल्स पर कूलम। तो ये कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा, और 20 को अगर 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 32 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 जूल्स। और आपके पास ये ऑप्शन नंबर बी जो है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, चैप्टर आपके पास क्लियर हो गया होगा, आपके जहन में ये बात होगा आ गई होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये चैप्टर यहाँ से ये कॉन्सेप्ट पिक किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स इन स्टैंडिंग वेव्स इज। अब एंटी नोड्स जो हैं, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपके सामने ड्रॉ करता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर ये, अब ये एक एंटी नोड है, ये वाला पॉइंट, और ये दूसरा एंटी नोड है। ठीक है, और इन दोनों एंटी नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली इन दो कंसेक्यूटिव, लेट्स से मैं इसको मार्क करता हूँ, ये A1 और ये A2, लेट्स से मैं यहाँ पर इसको मार्क करता हूँ N1 और ये N2। तो ये N1 और N2 के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है, ये चाहे आप इसको 1 क्रेस्ट के बराबर लेते हैं या 1 ट्रफ के बराबर लेते हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2। ठीक है, इसी तरह से ये वाला जो गैप है ये भी लैम्डा बाई 2 के बराबर आएगा। सो इस तरह से जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आएगा वो होगा लैम्डा बाई 2, ऑप्शन नंबर सी। की जो इन्होंने पता नहीं यहाँ से ज़ाहिर वेबसाइट से उस वक्त पिक की होगी, उसमें इन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ है 2 लैम्डा, बट द करेक्ट ऑप्शन इज़ लैम्डा बाई 2। ठीक है, सो ये भी नॉर्मल कॉन्सेप्ट को यूज़ करके और फिगर को यूज़ करके आपने रिजल्ट निकाला है। आई विल पुट इट इन द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, और ये हुए उसके चैप्टर से ये कॉन्सेप्ट पिक किया गया है। यहाँ पर यह चीज़ मैं मेंशन कर दूँ कि ये जो पॉइंट्स हैं ये भी नोड्स हैं। ठीक है, और किसी भी दो नोड्स के दरमियान फासला मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पर इस n और इस A1 और n के दरमियान फासला देखेंगे तो ये जो गैप होगा दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 4। ठीक है, सो ये लैम्डा बाई 4 होगा, सो नोड टू एंटी नोड जो डिस्टेंस होगा वो लैम्डा बाई 4 होगा, और नोड टू नोड लैम्डा बाई 2, और एंटी नोड टू एंटी नोड ये भी लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा। तो ये चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर ये लैम्डा बाई 2 है तो इसके निस्बत से जो आपके पास पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 2 का, तो चूँकि लैम्डा जो है इट रेफर्स टू 360 डिग्री या 2 पाई रेडियंस, तो अगर मैं लैम्डा बाई 2 करूँगा तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, सो दैट विल बी 180 डिग्री, और ये पाई रेडियन के बराबर हो जाएगा। सो लैम्डा बाई 2 विल रेफर टू अ फेज गैप ऑफ पाई रेडियन। तो ये सारी बातें आपके यहाँ पर जहन में होनी चाहिए हैं। ठीक है, अच्छा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 158, a conducting wire of resistivity rho is cut into two equal parts. The resistivity of each part will be, ये सिंपल सा क्वेश्चन है सेम, और आपको ये पता होना चाहिए है कि R की वैल्यू जो है रो L बाई A के बराबर होती है, और इसमें ये रो जो है ये क्या है, एज ए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है। समटाइम्स स्टूडेंट इसको इस तरह ले लेते हैं कि मैं अगर रो की इक्वेशन इस तरह बना लूँ तो आर ए इंटू एल, तो ज़ाहिर है लेंथ और एरिया से ये चीज़ें मैं चेंज हो सकती हैं। नो, रेजिस्टिविटी इज़ द ओनली वन थिंग विच कैन बी अफेक्टेड विद द टेम्परेचर। लेंथ एरिया से इसमें इफेक्ट नहीं होने वाला, बिकॉज इट्स ओनली द नेचर ऑफ द मटेरियल, तो वो टेम्परेचर की वजह से उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है, अदरवाइज लेंथ के ज़्यादा या कम करने से
उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। एक बात मैं यहाँ पर और भी बता दूँ कि मिसाल के तौर पर अगर 1 ओहम की रेजिस्टिविटी की वैल्यू एक ख़ास ओहम मीटर में दी जाए, सो वो चाहे 100 मीटर की वायर हो, उसकी वही, लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये ए है तो ये भी ए होगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, रेजिस्टेंस में चेंज आ सकता है, बट रेजिस्टिविटी एज इट इज़ अ नेचर, तो ये लेंथ के कम और ज़्यादा करने से कोई इफेक्ट इसमें नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ द गिवन, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये मैं बता दूँ आपको, ये अगेन इस इक्वेशन को यूज़ किया गया है, बेसिकली रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको इसके नेचर के बारे में बताया जाता है, और चैप्टर जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर यूज़ किया गया है कॉन्सेप्ट को पिक करने के लिए। 159 क्वेश्चन, इफ द गिवन स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज कट इनटू 3 आइडेंटिकल सेगमेंट्स, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच सेगमेंट इज। सो इस केस में अगर हम चलते हैं उसकी तरफ, इसको जो बेसिक इक्वेशन है तो उसमें हमें ये पता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए जो इक्वेशन हम यूज़ करते हैं F इज इक्वल टू के एक्स। अब ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और इसको मिसाल के तौर पर हमने 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सो टोटल लेंथ जो है वो हमारे पास अब 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। सो एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स बाई 3। तो चूंकि फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास बराबर होगी, सो के एक्स विल बी इक्वल टू के प्राइम एक्स प्राइम, ठीक है। ये नई चीज़ हमारे पास आ गई। तो अब अगर मुझे इसमें एक्स प्राइम की वैल्यू मैं लगाऊंगा तो क्या करूंगा, के प्राइम एक्स प्राइम की जगह ये वैल्यू लगा दूंगा एक्स बाई 3 और इसमें ये एक्स और ये एक्स ये कैंसिल हो जाएगा और के प्राइम मेरे पास आ जाएगा 3 के बराबर। ये किसी भी नंबर के लिए ये पॉसिबल है। मिसाल के तौर पर अगर मैं उसको n पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो वो के की वैल्यू जो है, जो न्यू के हमारे पास बनेगा, दैट विल बी एन के। सो यहाँ पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। रिकॉल बेस्ड, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि ऑसिलेशन के चैप्टर से यहाँ पर पिक किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 4 सेल्स ऑफ EMF 3 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये आप इस तरह समझ लें कि 3 बैटरीज हैं, ठीक है, जिनको कनेक्ट किया गया है इस तरह से सीरीज़ में, ठीक है। तो सीरीज़ कम्बिनेशन के लिए आपको पता है कि ये अगर V1 है, V2 है, V3 है और ये V4 है और सब की वैल्यू 3 वोल्ट्स है, तो जाहिर है इससे जो आपके पास नई बैटरी बनेगी या नया EMF बनेगा इस कम्बिनेशन का, वो इन सब का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। सो टोटल हमारे पास 3 वोल्ट है। सो 3 को अगर आपने 4 टाइम्स ऐड कर दिया, इट विल बिकम 12 वोल्ट्स। सो आपके पास जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो इट वाज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से पिक किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू, बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ठीक है। एफ इज़ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, जो कि एफ इज़ इक्वल टू एम ए से डिराइव होती है ये इक्वेशन, और ये आपके पास नेट फोर्स के बराबर होती है, ठीक है। सो ये आपके पास सिंपल रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है जो कि चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन से पिक किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, A is directly proportional to x, A is directly proportional to minus x, A is kx, A is equal to kx and A is equal to minus x। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर इन्होंने अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का दिया हुआ है, तो चैप्टर नंबर 7 में आप बार बार इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। क्योंकि एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मीन पोजीशन से अवे होती है, तो इस वजह से ये एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाते हैं, नेगेटिव साइन आ जाता है। यहाँ पर यह भी मैं मेंशन कर दूँ कि ए और एक्स के दरमियान इस नेगेटिव साइन की वजह से, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, इनके दरमियान एंगल भी जो है वो 180 के डिग्री का आता है। सिंपल रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, ऑसिलेशन के चैप्टर से ये कॉन्सेप्ट पिक किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड विद अ रेडियस ऑफ सर्कल r, टाइम पीरियड t, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन f इज गिवन, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय। तो AC की सिंपल इक्वेशन v स्क्वायर
बाई आर है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी इस पैटर्न की इक्वेशन नहीं नज़र आ रही। वजह उसकी क्या है? क्योंकि जो v है सर्कुलर मोशन में, वो अगर मैं s बाई टी कर लूँ और s एक पूरे साइकिल के लिए 2 पाई r कर दूँ, t उसका टाइम पीरियड हो जाए और ये वैल्यू मैं यहाँ पर लगा दूँ, तो इससे ए सी से v का स्क्वायर आ जाएगा। v का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, इस पूरे प्रोसेस से इस पूरी टर्म का स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइडेड, और ये r तो डिनोमिनेटर में आएगा ही, ठीक है। तो ये एक आर आर कैंसिल हो जाएगा एंड दैट इट विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। सो अब आप खुद देख लें कि कौन सा ऑप्शन जो है सही बैठता है। ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये आसानी से इस रिज़ल्ट से आप ये जो कंक्लूजन है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन के चैप्टर से ये कॉन्सेप्ट पिक किया गया है। अगले पॉइंट की तरफ हम आते हैं। द किनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द बोहर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो ये भी आपके पास सिंपल। तो इस केस में चूँकि नॉर्मली जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो किनेटिक एनर्जी के लिए आपने क्या करना होगा, सिंपल इसका ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन हटा देना होगा बिकॉज इट इज़ नॉट नेगेटिव। तो ये आपके पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। सिंपल रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा सेकेंड ईयर के कोर्स से ये क्वेश्चन पिक किया गया है। लेंज लॉ इज़ द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास। स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन पिक किया गया है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसमें यह मैं आपको बता दूं कि लेंज लॉ जो है दैट इज़ बेसिकली अप्लाइड फॉर द Faraday's law of electromagnetic induction, so EMI, electromagnetic induction। और उसमें ये लेंस लॉ का रोल क्या है कि द इफेक्ट अपोजेज कॉज। इसका मतलब ये है कि आपको कोई वर्क करना पड़ेगा और वो मैकेनिकल वर्क जो है वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो एक तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो आपके पास यहाँ से प्रूव हो जाती है। रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल। चैप्टर का नाम आपको पता चल गया होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ ज़ीरो देन दी when the angle theta between the force and velocity is। so पावर की जो इक्वेशन है एफ डॉट वी, एफ और वी का स्केलर प्रोडक्ट है, और अगर एफ और वी का स्केलर प्रोडक्ट हम ओपन करेंगे सो एफ वी कॉस थीटा हमारे पास बनेगा, ठीक है। और इसमें अगर ये कॉस थीटा की वैल्यू 0 आ जाए, और ये कब 0 होगी, जब थीटा की वैल्यू 90 होगी, तब आपके पास पावर की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो दिस इज़ द रीज़न कि थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर 90 होगी अवेलेबल, और वही आपके पास ये ऑप्शन नंबर ई अवेलेबल है, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी से ये स्टेटमेंट पिक की गई है, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज़ अ हाफ लाइफ ऑफ रेडिएक्टिव सैंपल इज़ गिवन बाय। अब ये सिंपल आपके पास यहाँ पर जो इक्वेशन है ये न्यूक्लियर फिजिक्स से ये क्वेश्चन पिक किया गया है, ठीक है। और इसमें जो सिंपल इक्वेशंस हैं, रेफरेंस इक्वेशंस दी हुई हैं डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ के दरमियान, और ये आपको यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है लास्ट वन, सिंपल ये रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर ई करेक्ट ऑप्शन आपके पास आएगा। 168 क्वेश्चन है। टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड इन फ्री स्पेस 1 मीटर अपार्ट, ठीक है, ये जहन में रखें ये डाटा, रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ। सो एफ की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें आप वैल्यूज़ लगा दें। 9 इंटू 10⁻⁹ जो है ये के की वैल्यू है, Q1 और Q2 की वैल्यू 1 कूलम इंटू 1 कूलम हो गई, और साथ में R की वैल्यू भी 1 मीटर हो गई स्क्वायर। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी यूनिटी। 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन आपके पास क्या आएगा, इसका जवाब आएगा। सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। कूलम्स फोर्स को आपने यूज़ करना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर से यह क्वेश्चन पिक किया गया है। 169 न्यूक्लियर रिएक्शन, पता चल गया होगा आपको कि न्यूक्लियर फिज़िक्स के
चैप्टर से ये कॉन्सेप्ट पिक किया गया है। 7 नाइट्रोजन, 7 and 14, और उसके साथ एक अल्फ़ा पार्टिकल है, और यहाँ पर आपको 8O17 मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देखें सैम्पल, अगर आपको कुछ भी नहीं है पता तो आप ज़रा चेक कर लें कि यहाँ पर ये वाला फिगर 17 है, तो 14 + 4 18 है, तो यहाँ 17, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर ये 7 है, ये 2 है, ठीक है, तो इधर 8 है, तो इधर भी 1 होना चाहिए है। अब आप देखें, अब आपके पास ऑप्शन आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ऑप्शन होना चाहिए। ज़ाहिर है प्रोटॉन के लिए ये आप पॉसिबिलिटी आ जाती है, ठीक है, 1H1। सो इसमें आप आसानी से सिर्फ जमा तफरीक से ये सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये ऊपर वाला नीचे वाला हिस्सा हो गया, और ये ऊपर वाला हिस्सा पोर्शन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से है, सो उससे आप आसानी से ये डाटा निकाल सकते हैं। सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, प्रॉपरली दोनों लॉस को यूज़ करके हमने ये रिजल्ट निकाला है। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ डायोड टू रिड्यूस डिप्लीशन लेयर इज। क्वेश्चन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ डायोड टू रिड्यूस डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर जो है, जब हम पी एन जंक्शन डायोड को, पी और एन मटेरियल को कंबाइन करते हैं, तो दरमियान में जो लेयर आपके पास बनती है, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, ये इसको हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर, जहाँ पर मोबाइल चार्जेस नहीं होते, ठीक है, इमोबाइल चार्जेस होते हैं। सो दिस रीजन हैव इमोबाइल चार्जेस। सो अगर इसको हमने क्या करना होगा, इसको रिड्यूस करना होगा, तो उसके लिए हमें फॉरवर्ड बायस करनी होती है। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है कि पी को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एन को नेगेटिव टर्मिनल के साथ। सो दैट इज़ सिंपल रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन, चैप्टर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ से ये कॉन्सेप्ट पिक किया गया है। A charged particle of mass m and charge q is projected in a magnetic field induction at an angle theta. The radius of curvature of its curved path is given by. So इसमें आप देखें कि FC is equal to mv²/r, और ये क्यों होता है? ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता है। दिस इज m Fm। सो अब अगर इसको सिंपल सॉल्व कर लें, ये v एक कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू आपको चाहिए है, तो mv को इधर छोड़ दें, और ये QB जो है ये इधर ले आए डिनोमिनेटर में, ठीक है, और r ऊपर चला जाएगा। सो ये आपके पास जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है 171 में, दिस विल बी दी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, mv/QB। दोबारा से मैं आपको ये करवाता हूँ इसकी सोल्यूशन। ये आप देखें mv²/r, ठीक है, और QVB, उसमें हमने एक v कैंसिल कर दिया तो v बच गया, mb ये यहाँ पर मैंने छोड़ दिया, ये q और b जो है ये हमने डिनोमिनेटर में इस साइड पर ले आए, और ये r जो है उधर शिफ्ट कर दिया। सो ये आपके पास mv/QB, दैट विल बी दी इक्वेशन फॉर द रेडियस, ठीक है। की में जो गिवन है वो ये वाली ऑप्शन है, बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। सिंपल रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आपके ऑलरेडी कैलकुलेशन में ये चीज़ें आई हुई हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर यूज़ किया गया है इस कॉन्सेप्ट को पिक करने के लिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस इज मेजर्ड इन, सो सी की वैल्यू बनती है ΔQ/m ΔT। सिंपल सी बात है, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। सो जूल किलोग्राम केल्विन गलत है, ये वाली गलत है, ये वाली आपके पास ठीक हो जाएगी, ठीक है, ये वाली गलत है और ई वाली भी गलत है। सो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, थर्मोडाइनमिक्स के चैप्टर से को पॉइंट पिक किया गया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एज ΔQ। सिंपल मैं लिख दूं ताकि आपको फिर आसानी हो इसको ढूंढने में। सो ΔW इज इक्वल टू ΔQ प्लस ΔW, गलत। ये और ये और ये। अब ज़रा इस पे गौर करें, अगर मैं ΔU को यहाँ से छोड़ दूँ और इसको इधर ले आऊँ, तो ये ΔQ माइनस ΔW हो जाएगा। ये वाली जो फॉर्मेशन है ये गलत बनाई गई है, ठीक है, ये वाली भी गलत है। ΔQ इज़ इक्वल टू, ये भी गलत है, ΔQ इज़ इक्वल टू दिस वन। ये वाली जो फॉर्मेशन है ये जो मैंने यहाँ पर बना कर दी है, दिस इज़ द करेक्ट वन। ई करेक्ट ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। और ये सिंपल रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, थर्मोडाइनमिक्स के चैप्टर से ये पॉइंट पे किया गया है।
अगला क्वेश्चन है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 0 to 720 जूल्स इन 4 सेकेंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज। सो इसमें सिंपल आपके पास इक्वेशन है टॉर्क इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। सो डेल्टा एल आपके पास कितना आ गया 720 जूल सेकेंड, क्योंकि एक तो वैल्यू ज़ीरो है तो ये चेंज आ गया ये वाली वैल्यू, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया टाइम आपके पास हो गया 4 सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल, ज़ाहिर है ये जूल तो नहीं आता, ये फिर बाद में आप इसको चेंज करते हैं न्यूटन मीटर के केस में। और यहाँ से 720 को अगर आप 4 पे डिवाइड करें, सो 4 1s are 4, 3 इधर चला गया, 4 8s are 32, 0, सो ये आपके पास 174 में ऑप्शन नंबर बी 180 न्यूटन मीटर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन से ये चैप्टर पे क्वेश्चन पे किया गया है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड दिस इज कॉल्ड एज सुपरसोनिक। ठीक है, तो ये तो सिंपल वहाँ से पॉइंट पिक किया गया है, वेव्स के चैप्टर से रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है। और फाइनल क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है इस सेक्शन में 2022 के पेपर में, इफ अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2 इज इंसर्टेड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ चार्ज टू 20 माइक्रोफैरड द कैपेसिटेंस विल। सो अब हम क्या करते हैं, स्लैब है जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का है उसको हम डाल रहे हैं, तो सी की वैल्यू जो है वो बनती है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी। ठीक है, और इसमें ये जो एप्सिलॉन यहाँ पर दिया हुआ है ये बेसिकली एप्सिलॉन आर होगा। ठीक है, जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेफरेंस होता है। सो उसमें अगर हम सिर्फ इस चीज़ को देखें तो सी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इस पर, तो जितना हम इसको जिसकी वैल्यू होगी 2 है तो वो डबल हो जाएगी, जैसे कि मिसाल के तौर पर 20 माइक्रोफैरड है तो 40 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 होती तो 60 माइक्रोफैरड होता एंड सो ऑन। सो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा 176 में दैट विल बी डबल्ड। ठीक है, सो इट्स अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से पिक किया गया है। ओवरऑल इस पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस की जो बनावट है वो बड़ी अच्छी की गई है। ठीक है, और स्टूडेंट्स को मतलब सॉल्व करने में थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस में ऐसा डिज़ाइन रखा गया है कि जहाँ पर स्टूडेंट्स आसानी से कुछ कुछ क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं कर पाते, थोड़ा सा उनको वहाँ पर काम करना पड़ता है। और ये अच्छी बात है क्योंकि ज़ाहिर है मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स को कम्पीट करना चाहिए है एज इट इज़ मैंशन, तो तभी जाकर उनका मेरिट बनना चाहिए है। वीडियो आपको पसंद आई हो, बेसिक मकसद ही यही था इसका कि आपको कुछ समझ आए, कुछ पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, और लाइक ज़रूर कीजिएगा बिकॉज दिस इज़ अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर अस। ठीक है, कि जब आपको उससे नॉलेज गेन होती है और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं तो ये एक तरह से खुशी मिलती है हमें कि हम जो काम कर रहे हैं उससे लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। थैंक यू।